हेलो एवरीवन, और आज का ये वीडियो हर एक एनडीए एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे कैडेट से जिसने प्रूफ किया है कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, जिसका नाम है तनिष्क, और जिसने बहुत मेहनत के साथ रिटन एनडीए को क्वालिफाई किया, एसएसबी किया और ऑल ओवर इंडिया रैंक 72 लेकर आया है। मिलवाना चाहूंगा आपको मैं तनिष्क से। तो तनिष्क, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एमजेएस डिफेंस एकेडमी। जय हिंद सर। कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, और मेरी रैंक 72 है, ये ऑल ओवर इंडिया। बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं बच्चे, और कसम से बता रहा हूं मैं बहुत ज्यादा मेरे गूज़बम्प्स मुझे आ रहे हैं आज तुमसे बात करते हुए, बिकॉज मुझे तो पता है कि तुमने कितनी ज्यादा मेहनत शुरुआत से करी थी। बट मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कैडेट्स, कुछ कारणोंवश अब आपको इस वीडियो में मैं नहीं दिखूंगा, पर तनिष्क की पूरी कहानी उसी की जुबानी पूरा सुनिएगा। कीप एंजॉयिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनिष्क तुलसी है और मैं एनडीए 2020 के लिए टू एफएसबी मैसूर से रिकमेंडेड हूँ और मेरी मेरिट रैंक 72 है। मैं कम्प्लीटली सिविलियन हूँ और ये मेरा अपियरिंग ईयर था, 12th अपियरिंग ईयर। कमिंग टू माई रिटन स्ट्रैटेजी, तो मैंने एक 100 डेज स्ट्रैटेजी प्लान बनाया था जिसमें मैंने 900 मार्क्स को 100 डेज़ में डिवाइड करके 9 मार्क्स पर डे के हिसाब से डिवाइड करके रखा था। इस प्लान में आपको क्या करना है कि हर दिन 9 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि 100 डेज़ के एंड पे आपका जो 900 मार्क्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। बट जैसा कि कोई भी प्लान 100% एफिशिएंट नहीं होता है, तो आपको 10 to 20% इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है। तो वो जो फाइनल आपका जो प्रिपरेशन होगा वो मे बी 700 मार्क्स का होगा, और उसके बाद रिजल्ट्स में भी 10 to 20% डिप्रिशिएशन के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कहीं 550 to 600 के बीच में रह के आ जाएगा। सो मेरा कहना ये है दैट आप हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने वाले हो। किसी दिन बहुत ज़्यादा या किसी दिन बहुत कम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर दिन आपको कंसिस्टेंटली करना है और हर दिन अपनी सक्सेस का चेक करते जाना है। जैसे आपने आज पढ़ाई की, आपको आज सक्सेस मिल गई, आप कल करोगे, आपको 9 मार्क्स के लिए फिर सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा आप 100 डेज़ के लिए करोगे बिना रुके तो आपको 900 मार्क्स के लिए सक्सेस मिल जाएगी। तो फाइनली जब आप एग्ज़ाम लिखोगे तो उस दिन भी आपका जो भी स्कोर या टारगेट स्कोर होगा वो आप अचीव कर पाओगे। बट ये तभी होगा जब आप 100 डेज़ कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते हो। और साथ ही और बात कहना चाहूँगा कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एनग्रॉस हो जाते हो। ये नहीं करना है आपको फ़ोन यूज़ करना है, बट सिर्फ पॉजिटिव। जैसे टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी चैनल के लिंक से पढ़ रहे हो, या फिर आप चाहो तो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी बेनिफिशियल ग्रुप से जुड़े हुए हो। बट बीट इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की थी रिटर्न से पहले। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था बट वो भी मेरिट लिस्ट के बाद, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को हेल्प करनी थी। अब बात करते हैं, मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया, एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की। शुरू में मैंने क्या किया कि मुझे जो कंसेप्ट जहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता था, बीट वो एनी लैंग्वेज में हो, मैं उससे पढ़ लेता था। बट धीरे धीरे मैंने डिस्कवर किया कि कुछ चैनल्स हैं स्पेसिफिक जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं एंड उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। उनमें से एक है एमजेएस डिफेंस एकेडमी। मुझे आज भी याद है दैट 16 जून 2020 दैट वाज द डे जब मैंने पहली बार सर की वीडियोज़ देखी थी। एंड लाइक उनमें से एक ऐसा ऑरा निकल के आ रहा था जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। लाइक ही वॉज इनकरेजिंग मी टू स्टडी फ्रॉम हिम। सो सही बात है, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लाइव क्लासेस भी अटेंड किए हैं। यूजुअली जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती है वो मैंने 1.5 या 2x में देखी है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा दैट अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल स्पीड में देखें। हालांकि अब तो सर का ऐप भी आ गया है और लखनऊ में वो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। सो आई विल रिकमेंड कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप जाके लखनऊ में जाके पढ़ सको इफ़ पॉसिबल, वरना ऐप और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। नो, बुक्स की बात करें तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। आपको एनसीईआरटी पी जाना है। एनसीईआरटी के साथ आप कोई भी एक अच्छी बुक लगा सकते हो, जैसे आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा। मैंने पर्सनली तो पाथफाइंडर यूज़ किया था। आप चाहो तो पाथफाइंडर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी 10 ईयर्स का हो वो आपको करना ही करना है, बिकॉज मैंने क्या देखा है दैट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ सर के ट्रिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही अगर आप थोड़ा फार साइडेड होकर चल रहे हैं और साथ ही साथ एसएसबी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो रिटन के साथ एसएसबी की ज़्यादा प्रिपरेशन तो आप नहीं कर पाएंगे, बट आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा समय है तो आपको द हिंदू से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने आपको समझने में ही लग जाएगा हिंदू को। उसके बाद बाकी के जो 6 महीने होंगे उसमें आपको हिंदू का कंटेंट अच्छा से मिलेगा। बट अगर आपके पास कम समय है, से 3-4 महीने, तो आपको द हिंदू ना लेके हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। इससे क्या होगा कि
हालांकि करंट अफेयर्स उतने पुराने नहीं पूछे जाएंगे, बट बहुत सारे सिचुएशंस जो है वो लिंक हो जाती हैं प्रीवियस ईयर से या फिर प्रीवियस कुछ महीने पहले से, तो आपको पुराना सीन भी पता रहेगा और प्रेजेंट सिनेरियो भी पता रहेगा। सो वो डेफिनेटली एक अपर पॉइंट होगा आपके इंटरव्यू में। कमिंग टू माई SSB स्ट्रैटेजी, तो SSB स्ट्रैटेजी में मैंने खुद से बहुत सारी प्लानिंग्स नहीं की थी। मेरे मेंटर, मेरे कज़न, उन्होंने मुझे जो कुछ बोला मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, और आप लोगों को भी अपने एल्डर्स का ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज सबकी गलतियों से सीख कर ही आपको एक बार में SSB क्रैक करना है। फ्रेशर ईयर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार में कर लेते हो तो वेल एंड गुड, वरना आगे भी होगा, बट SSB हर अटेम्प्ट के बाद और डिफिकल्ट होते जाता है खुद में। कमिंग टू ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, सो ये जनरल रीजनिंग होता है। अगर आपके पास जनरल लेवल का भी एटीट्यूड है, बहुत सिंपल एप्टीट्यूड है, तो आप आराम से उसे कर लोगे। और ऐसा नहीं कि SSB में आपको कुछ बताया नहीं जाता, वो आपको सेट्स सॉल्व भी करवाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और उसके बाद वो ये भी बताते हैं रीज़न क्या था और क्या लॉजिक से उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया। सो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है दैट ये हर चीज़ आपके लिए अनदेखी होगी, हर कुछ वो आपको पहले ही बता देते हैं SSB में कि ऐसा होने वाला है। दूसरा है PPDT। नाउ PPDT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है दैट आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी भी बुक से या फिर आजकल तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है कि आंसर्स नहीं देखने, कभी भी आंसर्स पढ़ने ही नहीं है। जो भी आपके पास जैसे बुक्स में लिखा रहता है, पिक्चर के नीचे क्वेश्चन आपका आंसर लिखा रहता है स्टोरी का, तो आपको बुक खरीदते वक्त मेक श्योर कि आप ब्लैक मार्कर से सारी स्टोरीज़ को ब्लैक कर दो। इससे क्या होगा कि अगर आप वो स्टोरीज़ ब्लैक नहीं होंगी तो लिखने के बाद आप क्रॉस चेक करोगे अपनी स्टोरीज़, और क्रॉस चेक करोगे सो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो स्टोरीज़ आ जाएंगी किसी तरह। और अगर वही स्टोरीज़ आपके SSB में भी आ जाती हैं तो क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो 4 मिनट में आपको वही लिखवाएगा जो वो लिखवाना चाहता है, और वो स्टोरी होगी जो उसके हिसाब से बेटर है क्योंकि आपने उसे बुक में पढ़ा है। अब जो इंटरव्यूअर है या फिर जो साइकोलॉजिस्ट है, ये लोगों को सारी बुक्स की सारी स्टोरी ऑफकोर्स पता होंगी, और इससे आपकी जो स्टोरी होगी वो बिल्कुल रटी हुई लगेगी, प्री ऑक्यूपाइड लगेगी, और ओरिजिनल वर्क नहीं लगेगा। ऐसे में आपके रिकमेंड होने के चांसेस, इनफैक्ट आपकी स्क्रीनिंग होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट भले ही अटपटा लगता हो, आपको उन स्टोरीज़ को ब्लैक करना है ताकि आप उन्हें कभी ना पढ़ पाओ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने साइकोलॉजी पार्ट में। जब आप स्क्रीनिंग हो जाते हो तो आपका GTO होता है, साइकोलॉजी होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में भी अगर थेमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट देखें तो मैंने जो PPDT के लिए बोला बिल्कुल सिमिलर होगा, उसी से आपको ब्लैक कर लेनी है और प्रैक्टिस करनी है। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट देखने में लगता है जैसे मेक सेंटेंसेस है, बचपन में जो करते थे, बट ये एग्जैक्टली आपके सेंटेंसेस मेकिंग नहीं है। इसमें आपको एक आइडिया लिखना है, वो आइडिया जो आपके ब्रेन में पहले आया। ऐसे नहीं जैसे बॉय आ गया तो राम इज़ अ बॉय लिख दिया, ये आपका कोई आइडिया नहीं है। आपको आइडियाज़ लिखने हैं जो भी आपका पहले आए, और इसके लिए आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। आपकी साइकोलॉजी जैसी है उन 15 सेकंड में आपकी साइकोलॉजी वैसे ही प्रेजेंट होगी। द टेस्ट हैज़ बीन डिजाइंड कि आपको वो साइकोलॉजिस्ट आपकी इनर सेल्फ को जज करे। तो उसमें आप ज़्यादा चेंजेस तो नहीं ला सकते हो, जो चेंजेस ला सकते हो अपनी पर्सनालिटी में ला सकते हो ताकि आपको आइडियाज़ ही अच्छे आए। और साथ ही एक और चीज़ जो आप कर सकते हो साइकोलॉजी में वो ये है दैट अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो, थोड़ा हैंड राइटिंग को लेजिबल रख सकते हो। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या है दैट आपको सिचुएशन पे रिएक्ट करनी है, ये नहीं कि आपने सिर्फ बता दिया कि आपको ये करना है, आपको पूरा प्रोसेस बताना है। जैसे वहाँ आपका 30 सेकंड टाइम होगा तो वो आपको बताते हैं, वहाँ पे आपको गाइड भी किया जाता है, बट आपको सिर्फ ये नहीं लिख देना है कि क्या करेंगे, आपको बताना है कि वो कैसे करेंगे। और वो 30 सेकंड्स में आपको कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस लिखनी होंगी, तब जाके वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कंप्लीट होगा। लास्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। नाउ बहुत सारे लोग क्या करते हैं दैट इसको पहले से करके जाते हैं प्रिपेयर, और कोई गलत नहीं है, आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन को पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। यूजुअली आपसे क्या क्वेश्चंस आएंगी दैट आपके पेरेंट्स का ओपिनियन, आपका ओपिनियन, आपके टीचर्स का ओपिनियन, आपका फ्रेंड्स का ओपिनियन आपके बारे में, और आपका एम इन लाइफ। बट एक चीज़ ध्यान रखना, SSB में कभी भी आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है कहीं पर भी, बी इट आपका PIQ हो, बी इट आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो, बी इट आपका पर्सनल इंटरव्यू हो, या फिर अगर GTO आपका छोटा इंटरव्यू ले रहे हो तो उसमें भी आपको कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जो चीज़ एक जगह लिखी है वो चीज़ आप जब दूसरी जगह बोलो तो आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग GTO में। सो GTO में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, हाफ ग्रुप टास्क होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होता है, लेक्चरेट भी होता है। सो जब ग्रुप प्लानिंग होता है और ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ग्रुप प्लानिंग और ग्रुप डिस्कशन के लिए जो टॉपिक्स होते हैं यूजुअली अगर आप बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। बट न्यूज़पेपर के साथ साथ आई विल रिकमेंड कि आप मनोरमा ईयर बुक या फिर कोई अच्छी मैगजीन पढ़ो।
उसमें क्या है कि आपको इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑल मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानना है। कुछ जो इंडेक्सेस होते हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर ग्रोथ रेट, ये सब के बारे में आपको इंडिया की रैंकिंग्स और जो टॉप कंट्रीज़ और बॉटम मोस्ट कंट्रीज़ उनकी रैंकिंग्स पता होनी चाहिए, ताकि आप रेफरेंस दे सको किसी के एग्जाम्पल में अपने साथ। या फिर कोई भी अच्छा आजकल अगर इंटरनेशनल अफेयर चल रहा है, जैसे अभी तालिबान चल रहा है, जब मैंने एसएसबी दिया था तब म्यांमार का केस चल रहा था, साउथ चाइना सी चल रहा था, तो उस टाइम बहुत सारे जो अफेयर्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चंस आए तो आप उनसे रेफरेंस दे दो और कर लो। साथ ही आपको इंटरनेशनल अफेयर्स और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है उनके बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे ग्रुप प्लानिंग में खुद हमें इंडिया, चाइना और यूएस के रिलेशंस पे डिस्कस करना था, सो आपका भी हो सकता है कि सिमिलर आए, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। जब प्लानिंग में आते हैं तो बहुत लोग इसे डिबेट समझते हैं, इसे प्लानिंग है। अगर किसी को भी लग रहा है कि आपका आइडिया से किसी और का आइडिया बेटर है, तो आपको हमेशा उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे सो जो आपके जीटी होंगे उनको लगेगा दैट आप सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो और आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में जब फ्यूचर में आप डिफेंस ज्वाइन करते हो तो फिर भी आप अपने सबॉर्डिनेट्स को या फिर अपने कलीग्स को सपोर्ट नहीं करोगे, तो ऐसे में आपके रिकमेंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको हमेशा भी किसी भी एक अच्छे आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे मैंने भी किया अपने फ्रेंड्स को। वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ टेस्ट की जा रही हैं, आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा चीज़ आएंगी तो आपको बेनिफिट देंगे, वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ टेस्ट की जा रही हैं, आपका कैसा कन्वर्सेशन है अपने ग्रुप के साथ ये टेस्ट किया जा रहा है, ना कि आपको क्या आता है। और फाइनली वो एक ग्रुप टास्क है, तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल मार्किंग्स नहीं मिलेंगी, वो ग्रुप को, हर ग्रुप मेंबर को सेम ही मार्किंग मिलेंगी ग्रुप टास्क में ऑलमोस्ट। जब हाफ ग्रुप टास्क का आपका सिर्फ एक ही, और हाफ ग्रुप टास्क, तो हाफ ग्रुप टास्क का आपका सिर्फ एक ही मकसद है दैट जो बच्चा फुल ग्रुप में ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाया या फिर कन्वर्स नहीं कर पाया, क्या वो हाफ ग्रुप में अपनी बातें रख पा रहा है। यानी कि अगर वो एक वाइडर ऑडियंस को नहीं कन्वर्स कर पा रहा, क्या वो एक छोटी ऑडियंस को ठीक से अपनी बातें बता पा रहा है। बस यही टेस्ट करने के लिए किया जाता है। हालांकि अगर आपको अच्छे से रिकमेंड होना है तो आपको हाफ ग्रुप और फुल ग्रुप दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करना होगा। कमिंग टू लेक्चरेट, सो लेक्चरेट में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने एक अच्छी मैगजीन पढ़ रखी है, तो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स आते हैं। आपको 30 सेकेंड्स प्रिपरेशन करने के लिए मिलता है और फिर 3 मिनट बोलना होता है। अब इस 3 मिनट में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, लाइक जो मैंने आया बोल दिया, ऐसा नहीं। आपको टॉपिक पे रहते हुए बोलना है और बहुत ज़्यादा ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक लेक्चरेट है। आपको बार बार रिटोरिकल क्वेश्चंस नहीं डालने हैं, दैट इज इट हर बार आपने नहीं बोलना है। आपने 1-2 बार बोला काफ़ी है, हर बार आपको रिटोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने, कुछ बार पूछ सकते हो। और मेक श्योर कि आप टॉपिक से बहुत आउट ऑफ द फ्लो ना चले जाए, आपको टॉपिक के अंदर ही रह के वो 3 मिनट का लेक्चर देना है। अब इसमें क्या है कि 2.5 मिनट के बाद आपको एक बेल दी जाती है, बहुत लोग उसमें छोड़ के चले जाते हैं। वो बेल सिर्फ एक वार्निंग बेल होती है कि आपको सिर्फ 30 सेकंड्स बचे, आपको कंक्लूड करना है, ये नहीं कि आपको उठ के चले जाना है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में देखें, सो ये आपके फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करती है। सो आप एसएसबी से पहले या फिर चाहे तो आपके पास टाइम है तो आप रिटन से पहले भी आप डेली फिजिकल कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है अगर वो फिट है या फिर एक जनरल जैसे मेरी सिविलियन लेवल की है, तो आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कमिंग टू पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू हर किसी का डिफरेंट होता है। किसी 2 लोगों का पर्सनल इंटरव्यू बाई चांस मैच कर सकता है, बट यूजुअली एक बोर्ड में 2 लोगों का पर्सनल इंटरव्यू डिफरेंट ही होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कुछ न्यूज़ में चल रहा है वैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेंड, मैंने 4-5 बार अलग अलग डेफिनेशंस बताई, बट फिर भी द इंटरव्यूअर वाज नॉट सेटिस्फाइड। सो ऐसा होगा दैट एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पे इंटरव्यूअर आपको अटका सकते हैं, और वो सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और पेशेंस जज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका आपका क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो अच्छा नहीं लगा या पसंद नहीं आया, वो आपको सिर्फ जज कर रहे होंगे दैट क्या आप पेशेंट और काम रह सकते हो। वो आपसे तब तक क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जब तक आप ना बोल दो कि आपको नहीं आता। जैसे उस समय म्यांमार केस चल रहा था मेरे टाइम पे, तो मैंने उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई, बट उसके बाद भी जब तक मैंने नहीं बोला कि मुझे इसके आगे नहीं आता, तब तक वो नहीं रुके। फिर मुझसे उन्होंने कुछ और क्वेश्चन भी पूछे। सो मेक श्योर कि आप ना बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता, ये आपके लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। वो इंटरव्यूअर आपको तब तक पूछेंगे जब तक आप ना बोल दो। कुछ लोगों को कुछ पर्सनल क्वेश्चन या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट आपको जो भी है बिल्कुल ऑनेस्टली कन्फेस कर लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हो सकता है आपका सिलेक्शन हो ना हो, बट अगर आप ऑनेस्ट रहोगे सो वो आपको हमेशा पे करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इज़ कोचिंग नेसेसरी फॉर एसएसबी? तो इसका आंसर है नो, एसएसबी के लिए कोचिंग नेसेसरी नहीं है। बट अगर क्वेश्चन हो इज़ कोचिंग हेल्पफुल फॉर एसएसबी,
तो इसका आंसर है येस। कोचिंग बहुत हेल्पफुल है एसएसबी के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग लो, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने किया। बट मेक श्योर कि आपको एसएसबी के बारे में अच्छा से पता हो कि एसएसबी में क्या होता है। जैसे मेरे साथ मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो अगर 5% चांसेस भी है कि आपके रिकमेंडेशन रेट्स बढ़ रहे हैं कोचिंग लेने से, तो आपको कोचिंग लेना चाहिए। ऐसी कोई गलत बात नहीं है कोचिंग में। अब अगर कोचिंग लेने से आपका 5% चांसेस भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वाई नॉट, कोचिंग आपको ले लेनी चाहिए। बट हालांकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप कोचिंग ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी कम्प्लीटली। अब मेरी और मयंक सर की फेवरेट लाइन, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, क्योंकि मैथ्स कट ऑफ पार कर लेने से आपका जो एडमिशन है वो गारंटीड नहीं है। मे बी आपको आपका प्रेफरेंस विंग नहीं मिले, या मे बी आपको एडमिशन ना मिले, बट अगर आप एक अच्छी डिसेंट रैंक ले आते हो, सो गारंटीड है दैट आपको आपकी प्रेफरेंस मिल जाएगी। और रैंक के लिए आपको उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना है जो आप कर सकते हो, यानी कि आपका रिटन, क्योंकि एसएसबी तो अननोन है, किसको क्या मिल रहा है नहीं पता, बट आपको रिटन कंट्रोल करना है। और रिटन में एक अच्छा स्कोर लाइक 500 या 500 प्लस आपको एक बहुत अच्छी रैंक दे सकता है। इनफैक्ट आप अंडर 50 आ सकते हो। जैसे मेरी रिटन की स्कोर 493 थी और एसएसबी में 392 है, यानी टोटल 885। अगर आपको 500 प्लस आ रही है और एसएसबी में भी 400 आ रही है, सो आपको ऑल इंडिया रैंक 50 आराम से आ सकता है।